नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ साथियों। हमारी जो सीरीज चल रही है 1100 प्लस क्वेश्चंस पॉलिटी के अंदर, हम लोग उसी जो एक सीरीज है उस सीरीज के कंटिन्यूएशन में अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने 200 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। 200 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब हम टॉपिक वाइज जो है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। शासन प्रणाली को लेकर के कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 201 आपके सामने प्रस्तुत है। 201 कहता है कि भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था। दोस्तों, ये पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस में जब हम विचारकों को पढ़ते हैं तो वहाँ से लिया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये कभी कभार जीके में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण साहब जो हैं, ये दलविहीन राजतंत्र या राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करते थे। साथ में एक महात्मा गांधी भी इसका दलविहीन प्रजातंत्र की समर्थन करते थे। गांधी जी भी ये कहते थे कि जो देश है आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जो जन्म हुआ था वो बेसिकली भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया गया था, इसका जन्म हुआ था और वो लक्ष्य पूरा हो गया। अब इस पार्टी को भी समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी जी भी कहते थे। तो इस बात से ये भी गांधी जी के विचारों में भी ये दिखाई देता है कि दल विहीन प्रजातंत्र की कल्पना जो है महात्मा गांधी जी भी करते थे। और वहीं जो स्पष्ट रूप से जो है जेपी नारायण साहब ने भी इसके लिए कहा है। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पर, इसमें ऑप्शन देख लें। एस ए डांगे, ये एस ए डांगे साहब नहीं है, राम मनोहर लोहिया साहब नहीं है, महात्मा गांधी और जेपी नारायण। तो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ये दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। दोस्तों, दोनों की हम बात करें तो दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। यहाँ दोनों के आंसर के संबंध में सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा स्पष्ट रूप से एकदम जो शब्दावली यूज की है दल विहीन प्रजातंत्र, ये जो शब्द का प्रयोग किया है बेसिकली जेपी नारायण साहब ने किया है। तो या तो ऑप्शन में दोनों ही, एक भी दो तीन आए, सी और डी आए तो सी और डी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो मोर करेक्ट अगर इनमें चुनना पड़ेगा तो जेपी नारायण साहब इसका आंसर हो जाएगा। तो भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? ये जयप्रकाश नारायण साहब ने प्रस्तावित किया था। हालांकि गांधी जी भी इसका समर्थन करते थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? आप लोगों को मैंने कहा था कि संविधान की विशेषताएं जो क्लासेज हैं मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पे है, उसको आप देखिएगा। उसमें ये सारे किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, हर जगह चीज़ें लिखी हुई हैं। संघात्मकता और एकात्मकता वाले टॉपिक को जब आप लेक्चर को सुनोगे तो उसमें किसने इसको सहकारी संघवाद कहा, किसने इसको क्वासी फेडरल कहा, किसने इसको केंद्र को झुकाव वाली संघात्मक व्यवस्था कहा, ये सारी बातें जो अब ये आने वाले क्वेश्चंस हैं आपके सामने, उन क्वेश्चंस से संबंधित जो भी जवाब होते हैं वो सारे जवाब उन लेक्चर्स में, उन वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसको सहकारी संघवाद कहा था। तो यहाँ सहकारी संघवाद यानी राज्यों के बीच में आपसी सहयोग के माध्यम से केंद्र जो है, ये केंद्र और राज्यों के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा, राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच में जो आपसी जुड़ाव है, आपसी सहयोग है, उस सहयोग के संबंध में इन्होंने सहकारी संघवाद कहा था। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच में आपस में जो एक मिलकर के शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है केंद्र और राज्यों के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आपस में मिलकर के जो देश का शासन चलाया जाता है, देश को विकास की ओर ले जाया जाता है। इसी संदर्भ में जो संविधान में शक्तियां बांटी हुई हैं और जहां मिलके काम करना है वहां एकात्मकता का रूप दिखाई देता है। इसी के आधार पर उन्होंने कहा था कि संघात्मकता में जो एकात्मकता, उसी अवधारणा की विशेष पे इसको सहकारी संघवाद ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ग्रैनविल ऑस्टिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था। किसने कहा था भारत अर्धसंघीय क्वासी फेडरल है? केसी वीयर साहब ने इसको क्वासी फेडरल कहा था। ये भी बात आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए।
यानी क्वासी फेडरल सहकारी अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल शब्द जो है केसी वीयर साहब ने कहा था। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें हम लोग, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है। कौन सा कथन है, देखिए, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। कठोरता और लचीलेपन के बीच में संतुलन स्थापित करने की जो बात है ये भी केसी वीयर साहब ने कही है। किसने कही है? केसी वीयर साहब ने ये कही है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये संविधानविद्ता है जिन्होंने भारतीय संविधान का अध्ययन किया और अध्ययन करने के आधार पर इनको अर्धसंघात्मक या लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण जो भी इन्होंने अपना नाम दिया वो इसके बेसिस पे ही दिया कि जो संविधान की विशेषता है उन विशेषताओं के बेसिस पे ही इसको अपने नाम दिए हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। संघात्मकता के तंग ढांचे में यानी हमने हमारे संविधान को पूरी तरह से फेडरल सिस्टम में कन्वर्ट नहीं किया, बल्कि जरूरत पड़ी है, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी है वहाँ हमने इसको यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, एकात्मक लक्षणों को भी इसमें शामिल किया है। तो संघात्मकता में एकात्मकता की बात को सही ठहराने के लिए ये जो है सेंटेंस कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यानी केवल संघात्मकता की कठोर परिभाषा के अंतर्गत हमारा देश संवैधानिक रूप से जो है पूरी तरह से कठोरता से संघात्मक व्यवस्था या फेडरल सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ फेडरल के साथ यूनिटरी के लक्षण भी पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट जो कहा है कि तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये हमारे B.R. अम्बेडकर साहब ने, जो सबसे बड़े संविधान निर्माता थे, हमारे संविधान निर्माण में सबसे बड़ा योगदान जो माना जाता है वो B.R. अम्बेडकर साहब का माना जाता है। और B.R. अम्बेडकर साहब ने अपनी बात को डिफेंड करते हुए संविधान सभा में ये कहा था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में ढाला नहीं गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। अच्छा, इसमें ऑप्शन मिस हो गए हैं। ऑप्शन ए, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक रह गई है, तो हम लोग इसको खुद ही इसको देख लेते हैं। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सबसे उचित परिभाषा, उपयुक्त परिभाषा या व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। यानी स्वतंत्रता का सबसे सही अर्थ क्या है। सीधे शब्दों में कह रहा है कि जो फ्रीडम या लिबर्टी है, लिबर्टी को सही अर्थों में कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी व्याख्या क्या होगी। इन सेंटेंसों में से देखिए, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, किसी भी प्रकार के नियंत्रण का अभाव, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो दोस्तों, इन में से कॉन्सेप्चुअल है। जब तक आपको लिबर्टी का, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं है। आप मनमर्जी से कुछ भी करें, ये स्वतंत्रता नहीं है। आप संवैधानिक नियम कानूनों के दायरे में रह करके अपने विकास के लिए जो भी चीज़ें राज्य द्वारा प्रदत्त हैं और आपको जो छूट दी गई हैं उनका उपयोग करते हुए, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपना पूर्णतः विकास कर सकें, ये एक्चुअल में स्वतंत्रता है। आपकी स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, आपकी स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, ये सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक का मतलब है जहां दूसरों की स्वतंत्रता बाधित होती है, जहां नियम कानून बाधित होते हैं, वहां संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, जहां सरकारी आदेश या वेलफेयर संबंधी गतिविधियों को नुकसान पहुंचता है, पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचता है, वहां पे आपकी स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। तो स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है कि मनमर्जी से जो भी करें वो ठीक है। तो यहाँ पर इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर प्राप्त होना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। किसी भी प्रकार का नियंत्रण का अभाव होना, ये भी गलत है, ये भी स्वच्छंदता की ओर लेके जाता है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन सही है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण स्वतंत्रता में दिया जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा करेक्ट आंसर, जो बेस्ट आंसर है वो है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता के माध्यम से स्वतंत्रता का अधिकार को मौलिक अधिकार में दर्जा दे करके व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ाने के लिए
पूर्ण अवसर देने का प्रयास किया जाता है, इसमें तानाशाही तो अपने आप ही रुक जाती है। राज्य की तानाशाही या शासकों की तानाशाही को रोकने के विरुद्ध जो लोगों को आत्मविकास करने के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं वही स्वतंत्रता की सही मायने में परिभाषा होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर देने संबंधी। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता फिर आंसर ए हो जाता। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें समानता की बात, विशेष अधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, विचारधारा का अभाव है। दोस्तों यहाँ अवरोधों का अभाव, प्रतिस्पर्धा का अभाव या विचारधारा का अभाव या विशेष अधिकारों का अभाव, क्या आंसर होगा आप खुद ही, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें कॉन्सेप्चुअल बात है कि समानता लाने की बात की जा रही है। समाज में क्या लाने की बात की जा रही है, समानता लाने की बात की जा रही है। लोगों के बीच में, अमीर गरीब के बीच की खाई को पाटने की बात की जा रही है। कोई पद की हैसियत से या धन के आधार पर या किसी अन्य आधार पर, जाति समाज के आधार पर ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर भी भेद नहीं होना चाहिए, सबके बीच में समानता होनी चाहिए। हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक जो है समानता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो बेसिकली अवरोधों का अभाव समानता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। प्रतिस्पर्धा का अभाव होना, समानता के लिए प्रतिस्पर्धा, यानी लोगों में अपना विकास करने के लिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा को रोकना अपने आप में समानता नहीं है। तो समानता लाने के लिए भी प्रतिस्पर्धा जरूरी होती है, तो ये भी बात ठीक नहीं है। विचारधारा का अभाव, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि समानता के अंदर विचारधारा तो होगी, कोई ना कोई विचारधारा के आधार पर हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है। समानता विचारधारा को नहीं रोकती है। अपनी अपनी विचारधारा को मानने वाले लोग भी, चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी मत के, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के, सांस्कृतिक विचारधारा के कोई भी व्यक्ति हो, वो जो है अपनी अपनी विचारधारा अपना सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। सबको समानता के स्तर पर लाने की बात की जाती है। आंसर हो जाएगा विशेष अधिकारों का अभाव होना। विशेष अधिकारों का मतलब किसी व्यक्ति को विशेष सम्मान दिया जाए, किसी व्यक्ति को जो है किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, स्थान के आधार पर जो भेदभाव किया जाना, वो विशेष अधिकार देना, वो बिल्कुल गलत है। तो समानता का मतलब है कि विशेष अधिकारों का अभाव होना। इसका आंसर ए ज़्यादा सटीक होगा, ज़्यादा सही होगा, ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 207 भी हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान है? समान वाली देखो, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। भारत के पास में अपशिष्ट शक्तियां जो है, भारत के अंदर भारतीय संविधान ने अपशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को दे रखी हैं, जबकि अमेरिका के अंदर केंद्र को अपशिष्ट शक्तियां प्राप्त नहीं है, बल्कि राज्यों को प्राप्त है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये दोनों में समान विशेषताएं, समान पूछ रहा है तो समानता नहीं है दोनों के संविधानों में, अमेरिका में और भारत में। दूसरा है अपशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अपशिष्ट शक्तियां भारत में केंद्र के पास है, वहां पर राज्यों के पास है। अमेरिका में राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, बिल्कुल सही बात है। भारत के राष्ट्रपति के पास भी पॉकेट वीटो की शक्ति है और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी पॉकेट वीटो की शक्ति पाई जाती है। और चौथा है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो उच्च सदन में देखिए, भारत में तो मनोनीत सदस्य होते ही हैं, 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? मनोनीत सदस्य होते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर इस तरह के मनोनीत सदस्य वहाँ के उच्च सदन में, वहाँ की उच्च सदन को हम सीनेट कहते हैं, वहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, एक सीनेट और दूसरा होता है प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा निम्न सदन होता है और सीनेट उच्च सदन होता है। तो हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा है वैसे वहाँ पर सीनेट होती है। तो हमारी राज्यसभा में जो 12 सदस्य जो निर्वाचित न करके मनोनीत किए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों से, वो वहाँ पर
राष्ट्रपति, हमारे देश में तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अमेरिका के अंदर इस तरह की नॉमिनेशन वाला पद नहीं होता, वो सब इलेक्शन के माध्यम से ही आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ये जो चौथा है ये भी गलत होगा और इसका आंसर होगा केवल तीन ही इसका आंसर सही होगा। यहाँ एक ही मामले में सिमिलरिटी है, बाकी तीनों मामलों में सिमिलरिटी नहीं है। तो दोस्तों ये बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। अगला क्वेश्चन है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? देखो, सेकंड ARC सेकंड की बात कर रहे हैं और ARC सेकंड जो है 2005 से लेकर के 2009 के बीच में, 2009 के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन सेकंड 2005 से 2009 तक था। इसके जो अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली साहब थे। कौन थे? वीरप्पा मोइली, जो कांग्रेस के नेता थे, कर्नाटक के पूर्व CM रह चुके थे। कांग्रेस सरकार में विधि मंत्री के पद पे, मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पे विधि मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री के पदों पर भी रह चुके थे। यही व्यक्ति जो है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष बने थे और इन्होंने टोटल 15 विषयों पर अपनी रिपोर्ट दी। कितने विषयों पर? 15 विषयों पर अपनी रिपोर्ट दी और प्रत्येक विषय में काफ़ी 15 सैकड़ों का, हजारों की संख्या में रिकमेंडेशंस दी। इनमें से ये पूछ रहे हैं कि भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान, सुशासन लाने में कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, ये रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट में दी है? तो ये रिपोर्ट जो है शासन में नैतिकता, मेनली तो शासन पे दो है। एक तो शासन में नैतिकता जो चौथी रिपोर्ट में है, और ये नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, ई गवर्नेंस को बढ़त, स्थानीय शासन, ये दूसरे के अंदर सुशासन संबंधी बाधाओं की जो पहचान करने संबंधी बात है वो नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, इसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है। हालांकि कुछ हद तक ये भी सही है, लेकिन ज़्यादातर जो स्पेशली बाधाओं, सुशासन की बाधाओं का जो उल्लेख है वो बेसिकली इस वाली रिपोर्ट में है। इसको शासन का केंद्र बिंदु या नागरिक केंद्रित प्रशासन की बात की गई है। इसमें यहाँ सुशासन का संबंध यहाँ जुड़ा हुआ। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो इनडायरेक्ट रूप से जो है चौथी रिपोर्ट है शासन में नैतिकता, इसमें भी इसका उल्लेख दिया गया है, तो आंसर ये होता। लेकिन ये इसमें ज़्यादातर स्पष्ट रूप से सुशासन की बाधाओं को डिफाइन किया गया है, समस्याओं को बताया गया है कि सुशासन कैसे स्थापित किया जा सकता है, क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, प्रशासन को नागरिक केंद्रित कैसे बनाया जाए जिससे कि सुशासन की प्राप्ति हो जाए। ये आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया? विविधता में एकता, तो अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी ठीक है। वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, ये विविधता में एकता की बात, ये भी थोड़ा ठीक है। एकल न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं, विविधताओं में एकता और उपरोक्त सभी। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। एकल, पूरे देश में एक समान न्यायिक व्यवस्था है और अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए काम करती हैं, तो ये विविधताओं में एकता की बात आ जाएगी। वित्त आयोग और क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद में राज्यों के समूह मिलकर के केंद्र के साथ, केंद्र सरकार और क्षेत्रीय परिषदों का जो मुखिया होता है, गृह मंत्री वगैरह होते हैं सेंट्रल के, और राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य, प्रशासनिक सचिव वगैरह जो होते हैं, मुख्य सचिव वो इसके सदस्य होते हैं। तो क्षेत्रीय परिषद जो है ये भी एक तरह से विविधता में एकता की ओर ले जाता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों में करों के बंटवारे संबंधी बात करता है। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, ये भी अंतर्राज्यीय परिषद भी राज्य और केंद्र के बीच में संबंधों को स्थापित करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद में भी केंद्र और राज्यों की भागीदारी होती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इसका आंसर उपरोक्त सभी बेस्ट आंसर होगा। इसमें आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है विविधता में एकता को दर्शाती है, विविधता में एकता को स्पष्ट करती हैं, क्योंकि देश में बहुत सारे राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं, और उन सब राज्यों के साथ में इन सबको मिलाकर के, सभी राज्यों को मिलाकर के देश बनता है, और देश में केंद्र सरकार बैठी है।
तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो सहयोग करने वाली, जो आपस में मिलके काम करने वाली जो व्यवस्था है वो इन सब में दिखाई देती है। केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग की स्थितियां जो दिखाई देती है, अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से भी सहयोग होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से सहयोग होता है, वित्त आयोग के माध्यम से, क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से होता है। पूरे देश में एक समान न्यायिक व्यवस्था है, अखिल भारतीय सेवाएं भी सभी पूरे देश के लिए एक समान होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं विविधता में एकता को स्थापित करती हैं, इस लक्षण को दर्शाती हैं। अतः आंसर इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। साथियों, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? ये शब्द क्या कहता है? संघवाद में होता केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बांटना, राज्य ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। संघात्मक व्यवस्था में राज्यों की स्थिति ज़्यादा मजबूत होती है और केंद्रीय व्यवस्था केंद्रीयता में क्या होता है, राज्यों की स्थिति कमजोर होती है और सेंट्रल की स्थिति ज़्यादा मजबूत होती है। तो भारत में एकात्मकता भी पाई जाती है, यानी केंद्र का पावरफुल होना भी पाया जाता है और राज्यों के पास भी शक्तियाँ मौजूद होती है, यानी संघात्मकता का लक्षण भी पाया जाता है। तो हमारे यहाँ संघात्मकता और एकात्मकता की बातें हैं, ये थोड़े से जटिल कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। ये अभी मैं डिस्कस करूँ, एक्सप्लेन करूँ तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा और टाइम भी बहुत लगेगा। लेकिन ये सारी क्लासेज मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो भी क्लासेज आपको डाल रखी हैं संविधान की विशेषता, उसमें बहुत अच्छे से संघात्मकता और एकात्मकता को एक्सप्लेन कर रखा है। आप उसको देखने के बाद में इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाओगे। तो मेरा मानना है आप उन क्लासों को जरूर देखिएगा, समझिएगा। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर, यानी स्टार्टिंग में जब देश आज़ाद हुआ तो केंद्र ज़्यादा मजबूत था और क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की पार्टी थी और राज्यों में भी, अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। तो अगर हम देखें तो 1977 तक हम देखें, लगभग 1977, वैसे तो 1967 में ही हो गया था, लेकिन 1977 तक हम देखें तो ये आपको दिखता है कि केंद्रीयता, यानी सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार जैसा कहती थी वैसे ही राज्य भी कहते थे, क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी। तो ये केंद्रीयता का लक्षण दिखाई देता है। लेकिन 1977 में आपको पता है बहुत सारे स्टेट जो हैं वहाँ पर कांग्रेस के अलावा अन्य दलों की सरकारें बनी, दूसरी सरकारें बनी। तो उन्होंने केंद्र के निर्देशों के अनुसार, केंद्र के अनुसार जो अनौपचारिक तौर पे जो दबाव बना के रखते थे, जो केंद्र की नीतियाँ होती थी उन्हीं को जो फॉलो करते थे, उनसे इतर नीतियों का प्रयोग करना शुरू किया, यानी संघात्मकता। राज्य ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुए, राज्य सरकारें अपनी स्वतंत्रता से ज़्यादा, अपनी इच्छा से, अपनी विचारधारा के अनुसार काम करने लगी। ये बात संघात्मकता को दर्शाता है। तो ये दशक की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कौन से दशक में ये खिसकी, तो हम कह सकते हैं कि 1977 में, 1977 के आसपास ये सब कुछ खिसका था। तो यहाँ 1970 का दशक हम मान सकते हैं कि 1970 के दशक में जो है ये इस तरह से चीज़ें जो है चेंज हुई थी, यानी केंद्रीयता से संघात्मकता की ओर दिखाई देती है, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार बनी और उसके बाद में राज्यों के अंदर भी अलग अलग पार्टियों की सरकार वहाँ पर बन गई थी। 1967 में भी हालांकि कुछ राज्यों में ये स्थिति कमजोर हुई थी, लेकिन 1977 में आकर के काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए 1970 का दशक इसे हम कह सकते हैं। अब हम लोग नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। नया टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, सिंबल्स को लेकर के भी कभी कभार किन्हीं एग्जामों में फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं और ये फैक्चुअल क्वेश्चन जो हैं इतने आसान होते हैं। अगर आप लोगों को फैक्ट याद, अच्छे से चीज़ें याद हैं, तो आपको ये सारी बातें बहुत एक बोनस की तरह आपको ये नंबर मिलेंगे। पर समस्या ये है कि हम फैक्ट हमको याद नहीं रहते, तो हम लोगों को थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद रखना पड़ेगा और ये क्वेश्चन आसानी से आप कर पाओगे। तो दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है आपके सामने लेके आया हूँ, उनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? जनगण मन को 24 जनवरी
1950 को अपनाया गया था दोस्तों। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसी में 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें संविधान की 3 प्रतियों पर साइन करने के बाद संविधान सभा का विसर्जन कर दिया गया था, तो उसी मीटिंग के अंदर जनगण मन को जो है भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो यहाँ 24 जनवरी 1950 इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा 1950। दोस्तों, ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज एग्जाम शायद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? वो क्वेश्चन से में भाषा बदल दी है, हिंदी प्रारूप को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? 24 जनवरी 1950 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल कितना है? 52 सेकंड है। कितना है? 52 सेकंड। ये बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत शुरुआत की बातें हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब हालांकि तुलनात्मक रूप से ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, फिर भी हम लोगों को जानकारी रखनी चाहिए, कोई क्वेश्चन इनमें से आ भी सकता है। 52 सेकंड का टाइम जो है निर्धारित है, जो एक्चुअली संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन करने का जो एक स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है? 52 सेकंड को यहाँ पर डिसाइड किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया था? स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया था दोस्तों? तो यानी स्टेट एम्बलम कौन सा है? पहले तो ये जाने, स्टेट एम्बलम जो अशोक चिन्ह है, अशोक चिन्ह जो सारनाथ के स्तंभ में है, अशोक चिन्ह है, वहाँ से ये लिया गया था। और ये सारनाथ के स्तंभ में जो अशोक चिन्ह है, अशोक सिंह का जो निशान है, सिंह की जो आकृति बनी है, उसको राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम निर्धारित किया गया था। और ये जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को इसे क्या किया गया? हमारा स्टेट एम्बलम यानी राजकीय चिन्ह घोषित किया गया था। ये आप लोगों को ध्यान में देने की बात है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अगले क्वेश्चन की, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को, पहले जनगण मन की बात चल रही थी दोस्तों, राष्ट्रगान की बात चल रही थी, अब राष्ट्रीय ध्वज की बात की जा रही है। तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। और राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो उसकी लंबाई और चौड़ाई है, उसका भी एक स्टैंडर्ड माप है, 3:2 के अनुपात में ही बनेगा। 3:3 तो क्या होगी? लंबाई, और चौड़ाई होगी उसकी 2 के अनुपात में। 3/2 का अनुपात में राष्ट्रध्वज बनेगा। सबसे ऊपर केसरिया रंग होगा जो बलिदान साहस की निशानी है, सफ़ेद रंग जो है शांति, और उसके अंदर जो है चक्र होगा, उसमें 24 तिलियां होंगी जो कि न्याय, ये चक्र न्याय का प्रतीक होता है, ये निरंतर विकास और न्याय संबंधी बात करता है। और हरा रंग जो है, हरा रंग हरियाली यानी खुशहाली का प्रतीक है, ये विकास समृद्धि का प्रतीक के रूप में हमें जाना जाता है। तो ये जो है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। बिल्कुल सही बात है, ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां, 21 नहीं भैया 24 है, ये कंफ्यूज करने के लिए देखो संख्या बदल दी है केवल, ये जो है गलत है, ये क्या है 24 है। मैंने अभी भी बताया आपको, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 नहीं, मतलब 3 तो लंबाई और 4 चौड़ाई नहीं, ये अनुपात कितना अनुपात? 3:2 अनुपात है दोस्तों। ये भी सेंटेंस इसका गलत है। इसका मतलब है कि ये भी सेंटेंस गलत हो गया, ये भी सेंटेंस गलत हो गया, एक ही सेंटेंस सही है पहला। तो इसमें ऑप्शन है क्या? केवल एक।
केवल एक ही इसमें सही है। सही कथन को पहचानना है तो सही कथन कौन सा? केवल एक, कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम लोग, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? अब ये तो छोटे बच्चों को पहली दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन कई बार हम लोग बड़ी क्लास में आ जाते हैं और छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं देती, और उसके बावजूद हमको ये पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात होती है, उसके बावजूद हम लोग इसको गलत कर देते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल का फूल राष्ट्रीय पुष्प है। ये भी आप लोगों के लिए बहुत कोई अनहोनी बात नहीं है, अनहोना प्रश्न नहीं है, बहुत ही बेसिक प्रश्न है जो कि छोटे बच्चों को पहली दूसरी क्लास में ही ये सिखा दी जाती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, पैवो क्रिस्टेसस, सॉरी नहीं हंस हो गया ये तो, मोर, पैवो क्रिस्टेसस जो है, इसको बॉटनी का इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैवोस क्रिस्टेसिस, यानी इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? पावो क्रिस्टेसस। मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस। नेक्स्ट बात करें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा था, पिछला क्वेश्चन उसमें बताया था, चक्र न्याय का प्रतीक होता है, प्रगति का प्रतीक होता है, न्याय का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन में है स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, भाईचारे का। आंसर क्या होगा? न्याय का। न्याय एवं प्रगति का, न्याय एवं प्रगति से संबंधित ये चक्र दर्शाता है, निरंतर विकास के क्रम में आगे बढ़ने की बात करता है, न्याय की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की संख्या कितनी है? 24 है। अभी बताया तिल्लियां कितनी है, उस चक्र के भीतर कितने आरे हैं, तो उसमें 24 हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र यानी संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक की जो बातें हैं, यानी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हम उल्लेख करेंगे, चर्चा करेंगे। आर्टिकल 1 से 4 तक से संबंधित जो क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 223वां क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किस नाम से या किन किन नामों से किया गया? 2 ही नाम है, भारत एंड इंडिया, भारत एवं इंडिया, 2 ही नाम से इसका प्रयोग किया। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया ये नहीं है, हिंदुस्तान तथा इंडिया नहीं है, केवल भारत भी नहीं है, भारत और इंडिया। इंडिया इट्स मीन भारत, भारत इट्स मीन इंडिया। देयर विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा जो संविधान का पहला आर्टिकल है वो ये कहता है कि भारत, इसका मतलब इंडिया, इंडिया मतलब भारत। ऐसा क्यों रखा? उसके पीछे दोनों नाम, एक्चुअली अंग्रेज हमारे देश में रहते थे तो अंग्रेज इंडिया बोलते थे, इंडस नदी के पूर्व की वाला एरिया जो है उसको इंडस बोलते थे भारत को, तो इंडिया नाम हो गया। और भारत जो है हमारा पौराणिक नाम है, जो हमारे देशवासी यहाँ पर इसको भारत बोलते थे, उसके संबंध में हो गया। तो दोनों ही नाम पॉपुलर थे, दोनों ही, हिंदी में भारत शब्द का प्रयोग होता था और इंग्लिश में इंडिया शब्द का प्रयोग होता था, जितने भी सरकारी कामकाज होते थे। तो इस प्रशासनिक सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए, इतिहास को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान वेत्ताओं ने जो आर्टिकल फर्स्ट है, आर्टिकल फर्स्ट में भारत के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया, भारत इट्स मीन इंडिया, इंडिया इट्स मीन भारत, दोनों शब्दों का ही प्रयोग हमारे संविधान में किया गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया है, आगे भी आ सकता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट, यही आंसर सही होगा। इंग्लिश में शब्द आएगा यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ, ये है, राज्यों का समूह नहीं है, समूह अलग चीज होती है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, तो आर्टिकल फर्स्ट में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? नया राज्य बना सकता है बिल्कुल, आर्टिकल 3,
आर्टिकल 3 के अंतर्गत आप लोग अनुच्छेदों को पढ़ेंगे अंदर से तो आपको पता लगेगा कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो है नए राज्यों का गठन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन केंद्र सरकार यानी संसद कर सकती है। ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास का ये जो 25 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर वापस से अगले 25 क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।